बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और बात करते हैं जी इंक्रीज़ इन पेट्रोलियम प्राइसेस एंड इट्स इम्प्लिकेशंस की कि जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं आपने देखा फिर से बढ़ा दी गई हैं। तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज होती हैं इकॉनमी के ऊपर, यानी मईशत के ऊपर इनका क्या असर होता है, और एक आम आदमी के ऊपर जो है उसका किस तरह से असर होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो कैसे पेट्रोल के साथ महंगा हो जाता है इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने दूसरी बार जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और अभी मुसलसल जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन लेवल के ऊपर यानी 331 रुपये पे तकरीबन जो है वो पेट्रोल इस टाइम पे पहुंच चुका है। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने क्या किया जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्राइसेस को बढ़ा दिया है आम लोगों के लिए। और पेट्रोल प्राइसेस जो हैं इस टाइम पे जो उनकी अगर बात की जाए तो 26.2 पर लीटर जो है वो बढ़ा दी गई है पेट्रोल की प्राइस। इसी तरह से अगर हम बात करें हाई स्पीड डीजल की तो वो 17.34 जो है या 34 पर लीटर बढ़ा दी गई है हाई स्पीड डीजल की। तो अब ये जो नई प्राइस है वो तकरीबन 331 रुपये के लगभग है, 330 को क्रॉस कर चुकी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। यानी इतना ज़्यादा पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अब अगर इनका इम्पैक्ट की बात करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर और जनरल प्राइसेस के ऊपर तो वो कैसे हैं। देखिए अब जो पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाया गया है, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो है वो इन्फ्लेशन 27.5 के ऊपर जो है लास्ट मंथ की खड़ी भी है। अब इन्फ्लेशन के ऊपर इन्फ्लेशन क्या है उसकी पूरी डिटेल हम अलग से एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन सिंपली आप ये समझिए कि महंगाई जो है उसको आप इन्फ्लेशन कह सकते हैं, या रुपए की जो कीमत है, जो करेंसी की कीमत है उसका नीचे गिरना जो है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो जो महंगाई है वो बड़ी है। अब अगस्त में हमारे पास 27.4% जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। और अब ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं क्योंकि अगस्त में भी बढ़ाई गई थी और अब दोबारा बढ़ाई गई है तो इसका मतलब दोबारा से इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी बल्कि कम नहीं होगी। फैक्टर्स ड्राइविंग द प्राइस इंक्रीज के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है प्राइस इंक्रीज करनी पड़ती है। अब मैं किसी को ना सपोर्ट करूंगा ना उसके अगेंस्ट में जाऊंगा, आपको पता है हालात भी ऐसे नहीं है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट कह रही है वो क्या कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं वो इसलिए बढ़ाई हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी रीजन है प्राइसेस बढ़ाने का वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से हमें बढ़ानी पड़ी हैं। और हर बार यही कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ी है, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टैक्स है जो इसके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो लगा हुआ है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम उसकी बात करें तो उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट सेट करती है प्राइसेस की तो जाहिर बात है फिर बार बार से चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही वहां पे अगर 5 रुपए महंगा होगा उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो डॉलर्स में होता है, खैर डॉलर्स में और बैरल्स में होता है। तो अगर 5 रुपए लेट सपोज वहां महंगा होता है तो यहाँ पे 15 रुपए कर दिया जाता है क्योंकि 5 वो महंगा और साथ में जो है 10 रुपए टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे इस टाइम पे 60 रुपीज का तकरीबन जो है टैक्स हमारे इस पेट्रोल की प्राइस में लगा हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमी के इसके असरात क्या हो सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा देखिए किस शोबे के अंदर इसके असरात हो सकते हैं कि मईशत को अगर हम देखते हैं तो ये दो चीजें जो ड्राइव कर रही हैं मईशत को उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। अब देखिए ऑयल प्राइसेस जो बुलंद होती हैं जब भी बढ़ती हैं तो उनकी कॉस्ट किसके ऊपर होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब हम इकोनॉमिक साइकिल को देखते हैं या आप प्रोडक्ट साइकिल को भी देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है इस चीज का कि भाई किस तरह एक प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से लेके एंड तक पहुंचती है, कंज्यूमर तक पहुंचती है, और इसके बीच में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन है और उसमें ये सारे चार्जेस जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस वजह से फिर प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा बुलंद हो जाती हैं या बुलंद करनी पड़ती हैं। तो जो प्रोड्यूसिंग गुड्स हैं उनकी सर्विसेज वो बढ़ जाती हैं, उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब उसमें देखिए जो बिगेस्ट फैक्टर है वो क्या है कि अगर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वो 66% है, यानी 66%। तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि 66% अगर हैं तो फिर जाहिर बात है उनको बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ये फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है कि 66% हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस्तेमाल ना हो। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं अब वो जब राइज होंगी तो गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो भी राइज हो जाएंगी, ठीक है, वो भी ज्यादा हो जाएंगी और उसके बाद
नतीजे के तौर पे क्या है, हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कि अब पहले अगर एक चीज जो है, एक प्रोडक्ट आती थी, रॉ मटेरियल कहीं से भी अगर वो उठाया जा रहा है और फैक्ट्री तक वो पहुंच रहा है, तो फैक्ट्री तक पहुंचने में अगर उसका 1000 रुपया लगता था, लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं, ठीक है जी, अब वो 1000 रुपया 1200 लगेगा या 1500 लगेगा जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल जब यहां तक पहुंचा तो एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसके बाद जब फिनिश गुड्स होंगी फिर वो जब आगे जाएंगी, आगे मार्केट में आएंगी मिडिल मैन के पास और वहां से आएंगी, तो उसका मतलब वहां पे भी एक दफा फिर से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद जब फिर वो आगे आके एंड यूजर तक पहुंचेंगी तो फिर से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं 4 से 5 बार एवरेज जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, और जितना ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा तो अल्टीमेटली उतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा उनको बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक्सपेंडिचर्स को मीट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जिन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है वहां पे जाहिर बात है वो उसको बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्राइस हाइक अगर आप कह लें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आज लेट्स सपोज हम आज से 50 साल पीछे या 100 साल पीछे चले जाते हैं और हम दोबारा से बैलगाड़ियां या वो तांगा वगैरह सब कुछ लेके आ जाते हैं, तो फिर शायद ये पेट्रोल की प्राइसेस हमें किसी भी सूरत इफेक्ट ना करें, लेकिन अल्टीमेटली अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, तो इसलिए अब ये चीजें फिर बढ़ेंगी। हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करते हैं तो वो किसको इफेक्ट करेगा जी, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंजन वगैरह को, क्योंकि जाहिर बात है वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए चीजों को चाहिए होता है, तो उसके अंदर फिर दोबारा से प्राइसेस बढ़ेंगे। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अंदर भी या प्राइसेस जो है वो मजीद बढ़ेंगी। तो पहले जो रॉ मटेरियल जो है गंदम की अगर बात करते हैं तो अगर वो पहले 1000 रुपए टन के हिसाब से थी, ज्यूम करते हैं, तो अब वो 1200 के हिसाब से हो जाएगी, 1500 के हिसाब से, फिर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग से पड़ेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो है फिर चार्जेस उसी तरह से बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का। पाकिस्तान में तो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट की है कहां पे, जो रेलवे है वो भी देख लें आप, जो है वो भी प्राइवेट किस्म की भी है। स्मॉल व्हीकल्स के ऊपर है, रिक्शास के ऊपर है, और 2 व्हील की जो बाकी गाड़ियां वगैरह या जनरल पब्लिक है उसके ऊपर है। तो ये जितना ट्रांसपोर्टेशन जहां जहां जिस लेवल के ऊपर हो रही है, आप डेली के अपना खुद का देख लें कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज्यादा होती है, अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, अगर आपके पास गाड़ी है या आप खुद कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो ये सारे का सारा किसी न किसी असरअंदाज होता है। टैक्सेशन एंड ड्यूटीज की अगर बात करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, देखिए प्राइसेस का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्राइसेस के साथ साथ हम टैक्स बढ़ा देते हैं वो इसको डबल फ्यूल अप कर देता है, डबल यानी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देता है। अब हमने क्या किया है जी, हमने ड्यूटीज इंपोज की हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि सारा बाहर से लेते हैं, तो जो जीएसटी है नॉर्मली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 0 है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया हुआ जी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है पीडीएल का जो टैक्स है वो लगाया हुआ है तकरीबन इस टाइम पे 60 रुपए का, यानी 331 इस टाइम पे प्राइस है पेट्रोल की, तो इसमें 60 रुपए तो सिर्फ हमारा टैक्स हम जो है वो पे कर रहे हैं। तो अगर ये टैक्स हम निकाल देंगे तो जाहिर बात है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पेट्रोल प्राइसेस 270 280 तक आ सकती हैं। लेकिन हम क्योंकि उसके बिना फिर हमारी गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए ये टैक्स हमने जो है वो इंपोज किया हुआ है। अब अगर हम इन पेट्रोलियम प्राइसेस का असर देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इसके असरात क्या हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल के ऊपर, एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर या बिजनेस के ऊपर जो है माइक्रो लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसमें इसका क्या असर है, तो उसमें हम देखते हैं जैसे देखिए गैसोलीन भी पेट्रोल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो हाउस होल्ड के बजट में यानी ज्यादा हो जाएंगी। जाहिर बात है अब जब एक बंदा, लेट्स सपोज आप अज्यूम करें एक हजाम है, ठीक है, अब अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हजाम अपने चार्जेस क्यों बढ़ाता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई पहले अगर वो 250 रुपीज लेता था तो अब वो कहता है भाई मैं 280 रुपीज लूंगा या 300 रुपीज लूंगा, तो हजाम का क्या ताल्लुक है। अब देखिए ये सारा इकोनॉमिक साइकिल एक दूसरे से लिंक है। अब हजाम जाहिर बात है सुबह किसी गाड़ी के ऊपर बैठ के आया होगा या अपनी गाड़ी के ऊपर, तो इसका मतलब उसने पहले अगर उसके 50 रुपए लगते थे आने पे तो अब उसके 10 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 60 रुपए लग रहे हैं डेली के, तो डेली के 10 रुपए आप अलग से कर लें। इसी तरह से जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, जाहिर बात है वो अपना तो घर चलाएगा, तो जब वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो प्रोडक्ट आगे महंगी की हुई है, क्योंकि वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, वहां पे भी वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, पहले से ज्यादा पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व है, वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो फिर उसको अपनी सर्विसेज जो है उसके चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर एक टीचर है तो जाहिर बात है वो भी अपने लिए इन्हीं सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो उसको भी अपने सर्विस के चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स के सर्विस चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। पहले अगर प्रोडक्ट जो है अगर गंदम आटा अगर हम बात करते हैं 100 रुपए का किलो था, तो अब जाहिर बात है वो 150 रुपए या 160 रुपए किलो हो जाएगा। इसी तरह चीनी की प्राइसेस ऑलरेडी खैर ऊपर है। तो इसका मतलब है हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड
कनेक्टेड है इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर। तो जैसे जैसे जो चीजें बढ़ती जाएंगी, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, तो उसका उसी तरह से असर होता जाएगा। तो माइक्रो लेवल के ऊपर इसका असर आएगा, एक हजाम तक आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पे, आप पे, हम सब पे इसके असरात आते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई हम पे क्या असर है, हमारे पास तो बाइक नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, एक आम बंदा अगर ये सोचे तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन जो आप तक चीजें पहुंच रही हैं वो चीजें तो इन्हीं सोर्सेज से होकर पहुंची हैं और उन्होंने पे किया इसके ऊपर, तो वो आपसे अब उसकी प्राइस ली जाएगी। दूसरा क्या, अगर बिजनेस की बात करते हैं तो जाहिर बात है बिजनेस जो है उसके फ्यूल चार्जेस बढ़ेंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, उसकी हर चीज बढ़ेगी, तो वहां पे क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा अगर वो पहले की प्राइस के ऊपर देता है। इसका मतलब अब अगर पहले वो 200 रुपए की प्रोडक्ट दे रहा था पुरानी प्राइस के ऊपर, तो अब क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो इसे 150 या 160 के अंदर तैयार कर रहा था तब 200 में दे रहा था, लेकिन जब अब ये 170 में तैयार होगी प्रोडक्ट, कॉस्ट ज्यादा हो गई है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं बिजनेस के, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इसे 220 रुपए पे करना पड़ेगा। ऊपर के पैसे तो हमसे पूरे करेगा, उसने तो अपना मार्जिन रखना है। तो ऐसे में क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। तो ये माइक्रो लेवल के ऊपर इसके असरात हम देख रहे हैं जो कि हमारे घरों तक पहुंचते हैं। अगर मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं, बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है, मुल्क के सतह के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो जाहिर बात है वहां पे सबसे बड़ा इसका असर क्या होता है जी, इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल असर होगा। ठीक है, मुल्क की मईशत जो है उसके ऊपर असर होगा, माशी हालात के ऊपर असर होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है जो वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी? अब देखिए इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा होती है, हम ये कहते हैं कि भाई जो रुपए है या जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्यों कम होगी? लेट्स सपोज आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि भाई हमारे जमाने में 10 रुपए में हम एक जो है वो भैंस खरीद के ले आया करते थे। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई हम अपने जमाने में 10 रुपए में भैंस खरीद के लाते थे, तो आज 10 रुपए में एक टॉफी नहीं मिलती, तो भैंस तो खैर 5 लाख में भी कम की मिले। तो इसका मतलब ये है कि अब वही भैंस जो 10 रुपए की थी किस जमाने में, और ये हकीकत है, आप 70s में 80s में चले जाएं तो ऐसी थी, तो अब उस टाइम पे जो वैल्यू 10 रुपए की थी आज वो 5 लाख की भी वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू, करेंसी वही है, नोट वही है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये जो वैल्यू का कम होना ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, या महंगाई का दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है ना, तो इसका मतलब जो महंगाई बढ़ गई है वो इन्फ्लेशन है। तो अब ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो इससे हर सेक्टर के ऊपर चार्जेस बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। आप जो चीजें परचेज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, जो भी सर्विसेज ले रहे हैं उनका आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर पहले एक बंदा जो है 5,000 रुपए अपने ट्रांसपोर्टेशन के देता था, तो अब वो 10 देगा या 12 देगा, तो इसका मतलब यहां पे चार्जेस बढ़ गए। पहले अगर आपके घर के खर्चे 50,000 रुपए थे, तो अब जाहिर बात है वो 70-80,000 रुपए होंगे। तो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो आप पहले चीजें सस्ती ला रहे थे महंगी हो रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ऐसे में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और जो वैल्यू है करेंसी की वो नीचे जाती जाएगी। और ये मुसलसल इसी तरह से हमारे साथ हो रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि हम देखते हैं 1960s, 70s, 80s, तो ये इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर ही खैर हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है हमारे जैसे ममालिक के चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैक्रो लेवल के ऊपर भी इसी तरह से फिर जब देखिए, जब लोगों की इकोनॉमिक पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो परचेजिंग पावर कम होने से क्या होगा कि बिजनेस नीचे जाएगा। बिजनेस को तो फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा परचेज किया जाए। जब बिजनेस नीचे जाएगा तो प्रोडक्शन नीचे जाएगी, जब प्रोडक्शन नीचे जाएगी तो उसके कमीशन कम हो जाएंगे। तो जाहिर बात है फिर हर जगह बिजनेस लेवल के ऊपर असर पड़ेगा, मुल्क के लेवल के ऊपर। तो कोई यहां बिजनेस क्यों करना चाहेगा? जब बिजनेस ही कम होगा तो मुल्क को नुकसान होगा। इससे मुल्क को नुकसान क्यों होगा कि वो जो बिजनेस पहले करोड़ कमाता था तो उससे टैक्स उस हिसाब से लिया जाता था, लेकिन जब अब वो लाखों कमाएगा तो उसका टैक्स उस हिसाब से लिया जाएगा। तो इसका मतलब कम हो जाएगी। अब मुल्क की इनकम जो है, रेवेन्यू कम हो जाएगा, मुल्क का भी, लोगों का कम होगा तो मुल्क का कम हो जाएगा। तो ये है मैक्रो लेवल के ऊपर इसके असरात, कि लोगों तक अगर असरात हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग महंगाई की चक्की पिस रहे हैं, लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी इसके असरात उसी तरह से जाएंगे। अगर मजीद इसकी देखिए डिमांड्स की अगर हम बात करते हैं कैसे ये असरअंदाज होगा, कि देखिए जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा कि जो गुड्स की डिमांड है वो कम होती जाएगी, यानी चीजें कम से कम बिकेंगी। तो उससे मुल्क को असर होगा, मुल्क की इकोनॉमी को असर होगा, लोगों को असर होगा। तो इसलिए ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं ये अल्टीमेटली क्या कर रही है, ये कंट्रीब्यूट कर रही है इन्फ्लेशन के अंदर। अगर आप ये कहें कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, तो उन कॉजेज में से एक कॉज जो है वो हमारा एनर्जी सेक्टर है, या ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हम बढ़ा देते हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिस वजह से जो है हम ये सारे का सारा इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हर टाइम जो है वो हर अगले महीने बढ़ती जा रही है।
अब अगर हम एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से करेंसी की वैल्यू कम हुई आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इसी तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हुई क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब थे। तो हम ये देखते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनका एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रही है वो मुल्की सतह के ऊपर। के हिस्टोरिकली अगर हम देख रहे हैं तो जो 1970s के अंदर हम ये बात करते हैं कि भाई जब जहां पे जो मिडिल ईस्ट जब सबसे ज्यादा जो ऑयल पैदा कर रहा है दुनिया के अंदर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जब वॉर्स थी, यहां पे हालात खराब थे, ठीक है, तो जाहिर बात है यहां पे प्राइसेस दुनिया के अंदर बढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि उससे एक इन्फ्लेशन दुनिया के अंदर ही पैदा हुई और करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई। तो उसके असरात उन वाले के ऊपर खास करके बहुत ज्यादा हुए जहां पे ऑयल प्रोडक्शन थी नहीं, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो अब भी नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि और ज्यादा जो है वीक हुए, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी और हमारी जो करेंसी है वो कमजोर हुई, हमारी मैशियत जो है वो कमजोर हुई। तो ये पूरा हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसी तरह से बढ़ रहा है। आप अगर 2000 के अंदर बात करें तो उस टाइम पे भी लोग रोते थे कि भाई बहुत महंगाई होगी, उस टाइम पे भी एग्जांपल देते थे कि हमारे टाइम पे आटा 5 रुपए किलो था या 1 रुपए किलो था, ठीक है। अब हम देखते हैं जी तो वो 100 रुपीज को क्रॉस कर चुका है। चीनी आप देखें तो वो 200 को पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप्स अगर उसकी बात करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम देखते हैं कि भाई अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ इसमें कमी लाई जा सकती है। जो इन्फ्लेशन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और ऑयल प्राइसेस जो हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं शायद हम ऐसा कर ना सकें। उसकी वजह यह है कि IMF हमें किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ देने की इजाजत में नहीं है। तो जाहिर बात है हमें हर बात उससे पूछनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है, यानी कि जितनी हमारी हम ले रहे हैं जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं जो बना रहे हैं उसी के अंदर रहते हुए हम उसको मजीद लेने के बजाय या बढ़ाने के बजाय हम उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर लेट सपोज एक गाड़ी जो है वो अगर 1 लीटर के ऊपर चलती है 2 किलोमीटर तो हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के उसे 4 किलोमीटर के ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये। इसी तरह से फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स जो है उसके थ्रू हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी कि ओवरऑल जो हमने डिसीजंस लेने हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो उसको अगर हम बेहतर करते हैं, जैसे देखिए आपने अब अनाउंस किया स्टेट बैंक ने कि भाई वो जो शरह सूद है वो उसको चेंज फिलहाल नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे ताकि जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं वो दोबारा से जो है वो बहुत ज्यादा उनको शॉक ना मिले, तो इसलिए उसको फिलहाल फ्लेक्सिबल ही रखा गया है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें जो हैं वो उनको अगर कंट्रोल किया जाए, पीछे से पॉलिसीज को बनाया जाए, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर मेहनत की जाए तो शायद हो सकता है। लेकिन क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह हम IMF की मर्जी के बिना जो है कोई पॉलिसी नहीं दे सकते, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हमें देने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी चाहें तो शायद हम फिलहाल इसे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं भी जैसे कहा जा रहा है कि भाई हम इसलिए प्राइसेस बढ़ाते हैं ताकि हम डिफॉल्ट से बच सकें, दूसरा जो है वो हम टैक्स जनरेट कर सके, तीसरा जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर कर सकें। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर करते हैं तो खैर हम बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम 76 सालों से 76 ईयर से सुन रहे हैं कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए हर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करती है, तो पता नहीं फिर वो लॉन्ग टर्म 76 साल तक तो नहीं आया, जनरेशन तो खत्म हो गई 2-3, अब पता नहीं कौन सी जनरेशन जो है लॉन्ग टर्म का फायदा उठाएगी। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो अब इससे होगा क्या, क्या न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन विल स्टार्ट, कि एक नई जो है इन्फ्लेशन की वेव स्टार्ट होगी, महंगाई जो है वो एक नई हमें देखने को मिलेगी और हमें बार बार यही कहा जाएगा ये शॉर्ट टर्म में महंगाई है, लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाएगा, और यही हम जो है वो सुनते आए हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स पर इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा जी, परचेजिंग पावर के ऊपर होगा। जैसे डिस्कस कर चुका हूं, जब परचेजिंग पावर नीचे जाएगी तो जाहिर बात है ये मैक्रो लेवल के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, पूरे मुल्क के ऊपर इसके असर हमें देखने को मिलेंगे। नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा बिजनेसेस के लिए कि बिजनेस यहां पे जो ग्रोथ बिजनेस को चाहिए होती है, ठीक है, वो ग्रोथ यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो एंड यूजर है, ठीक है, जैसे मैं हूं या आप हैं, तो एंड यूजर के लिए जिंदगी उसकी मुश्किल होती जाएगी। जाहिर बात है जब चार्जेस बढ़ते जाएंगे डे टू डे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, हर चीज के, प्रोडक्ट्स के, तो हमारे लिए जिंदगी जो है वो मुश्किल होती जाएगी। तो उसके काफी ज्यादा असर आता है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या इसका कोई फायदा हो सकता है फिलहाल के नहीं, तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।